मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध आए। मोहम्मद बिन कासिम ने सगीर में पहली मुस्लिम हुकूमत कायम की। मोहम्मद बिन कासिम बानियान पाकिस्तान में थे। जनरल अयूब खान का दौर सुनहरी दौर था। जनरल अयूब खान ने मुल्क को इंतशार से बचाया। जनरल अयूब खान के दौर में बहुत से तरक्याती काम हुए। जनरल यहिया खान ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने बहुत जिद की और फिर बांग्लादेश बन गया। जनरल ज़िया-उल-हक की क़यादत में इस्लामी इनकलाब आए। जनरल ज़िया-उल-हक ने कौम को अखलाकी उसूलों में ढांपा। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में बदनज़मी बहुत बढ़ गई थी। उनको कंट्रोल करने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया। ये हैं वो झूठ जो हमारे निसाब में पढ़ाए जाते हैं। ये हैं वो झूठे दावे जो छोटे बच्चों से लेकर ग्रेजुएशन के तालिब इल्मों तक यही बातें बार बार रिपीट की जाती हैं। आज हम एक ऐसी किताब का जिक्र करेंगे जो किताब ही नहीं, मुकदमा है। वो मुकदमा है सच का, वो मुकदमा है तालिब इल्मों का, वो मुकदमा है तालीमी दरसगाहों का, वो मुकदमा है असातिज़ा का, वो मुकदमा है जो झूठ पढ़ाया जाता है उसके खिलाफ जंग का ऐलान करने के हवाले से। जी बिल्कुल, ये के अजीज साहब की किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, यानी पाकिस्तानी तारीख का जो कत्ल हुआ है उसके हवाले से के अजीज साहब ने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के निसाब में शामिल 66 जो बुक्स हैं उनका तज्जिया किया है, उन पर स्टडी की है और फिर अपना ख्याल पेश किया है। न फ़कत ये, लेकिन के अजीज साहब ने बताया कि जो पाकिस्तानी निसाब है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें न फ़कत झूठ है, गलत बातें हैं, गलत फहमियाँ हैं, गलत मुगालते जैसी बातें हैं और सफ़ेद झूठ भी पढ़ाया गया है। फ़कत यही नहीं, जो विलियन हैं उनको हीरो करके पेश किया गया है। इसी तरह जो जज्बाती अंदाज में जो चीज़ें लिखी गई हैं, और न फ़कत ये, लेकिन इस किताब में बहुत कुछ है। इस किताब पर आने से पहले हम के अजीज़ का मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे। के अजीज़ मानसरा में पैदा हुए 1927 में। गोया पाकिस्तान जब बन रहा था तब वो 20 साल के नौजवान थे। के अजीज साहब ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, ग्रेजुएशन लाहौर से हासिल की, फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गए, वहाँ से उन्होंने PhD की, वापस पाकिस्तान लौटे, फिर लेक्चरशिप लाहौर में शुरू की, प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में रहे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, खर्तूम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे और 1993 में उन्होंने ये बुक लिखी जिसका नाम है मर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस किताब में उन्होंने जो इस निसाब में, पाकिस्तानी निसाब में जो गलत बातें पढ़ाई जाती हैं, जो मुगालते पढ़ाए जाते हैं, जो सफ़ेद झूठ लिखा हुआ है, उसका ऐसा ऑपरेशन किया है। न फ़कत ऑपरेशन किया है, लेकिन उन्होंने अपनी तहकीक से ये बताया है। वो बुनियादी तौर पे तारीख़ के बंदे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो तारीख थी, पाकिस्तान के तनाजुर में जो कोई तारीख थी, अपने हिसाब से न फ़कत तज्जिया दिया, अपने ख़यालात पेश किए। ये बात साबित की है कि निसाब में, यानी वो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, यानी प्राइमरी बच्चे से लेकर नौजवान तालिब इल्म तक जो जहनों में गलत बातें ठोसी गई हैं। मिसाल के तौर पर के अजीज साहब लिखते हैं कि निसाब में ये पढ़ाया जाता है कि सियासी हुकूमतें, सियासी क़यादत नाअहल है। आमरों की तारीफ की गई है। मोहम्मद बिन कासिम का क्या जाए बरे सगीर की रियासत से, और मोहम्मद बिन कासिम कैसे पाकिस्तान के बानी हुए, पाकिस्तान कब बना, मोहम्मद बिन कासिम कब आए, बीच में कितना अरसा है। तो ये सारी गलत बातें हैं। तो एक एक करके उन्होंने ये बातें बताई। इस किताब की जो शुरुआती बाब है उसमें ये सवाल दिया, यानी उसमें यह डिस्कस की गई है कि जो शुरू से, यानी प्राइमरी के बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है। तो पहला जो सवाल है वो ये सवाल है कि ये मुल्क किसने बनाया था। उसका जवाब है जो हम सबको पता है, जवाब जो हमें रटे हुए प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन की जितनी भी बुक्स हैं उसमें तकरीबन एक ही जवाब है, पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। उसमें फिर ये तारीख के जो तनाजुर में उसकी वजाहत करते हैं। वजाहत इस तरह करते हैं कि इसके 3 अलग अलग पहलू बन सकते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक रवाजी जवाब हो गया, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए इसकी तशरीहात भी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। उस हवाले से पूरा निसाब खामोश है। फिर वो कहते हैं कि
पाकिस्तान किसने बनाया, फ़कत कायदे आज़म क्यों? इस सवाल से वो कहते हैं कि आइनी और कानूनी तनाज़ुर में पाकिस्तान को अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था, यानी अंग्रेज़ सरकार ने इस हवाले से बनाया था कि आज़ादी हिंद जो एक्ट था जो जुलाई 1947 में पार्लियामेंट में पेश किया, उस एक्ट की वजह से पाकिस्तान बना। फिर वो कहते हैं कि सियासी तनाजुर में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी और फिर बरतानवी हुकूमत थी, आबिद थे, जो मुज़ाकरात हुए उनके नतीजे में पाकिस्तान बना। फिर वो कहते हैं कि अखलाकी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो मुसलमान थे, इंडियन मुसलमान जो बड़े सगीर के मुसलमान थे, उनकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा अलग वतन होना चाहिए जिसमें जो अक्सरती हिंदू लोग हैं इंडिया के, उनके जबर से मुसलमान बच सके। तो इस हवाले से उनकी ख्वाहिश पैदा हुई। फिर ये कि अगर हिंदू हट धर्मी नहीं करते तो शायद ये पाकिस्तान न बनता। फिर वो मिसाल देते हैं कि फ़र्ज़ करें कि उनकी हट धर्मी का मिसाल ये है कि वल्लभ भाई पटेल ने ये भी कहा कि ये मुसलमान हमारे सर का दर्द हो गए हैं, इनसे जान छूटेगी। अगर वो ये इस तरह का रवैया न होता तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता था। इसी हवाले से आगे चल के वो लियाकत अली ख़ान का जो चैप्टर है उस पे बहस करते हैं। लियाकत अली ख़ान के हवाले से इस किताब में ये क्या कहा गया है कि वो बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि लियाकत अली ख़ान को कायदे मिलत का खिताब किसने दिया। फिर उसका निसाब में यही जवाब है कि कायदे मिलत का खिताब लियाकत अली ख़ान को अवाम ने दिया या कौम ने दिया। के अजीज साहब कहते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। कायदे मिलत का खिताब जो है वो कौम ने नहीं दिया था, वो तो खुद सर उन्होंने खुद जो है वो खुद को कायदे मिलत कहना शुरू कर दिया। लियाकत अली ख़ान पे ये पूरा चैप्टर का बड़ा हिस्सा है और उसमें वो लिखते हैं कि लियाकत अली ख़ान और जना साहब के यानी बानी पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं थे। वो कहते हैं कि हुब्बल वतनी और जना साहब की तकरीम के हवाले से, चलो ये यहाँ बात ठीक है कि पहला सवाल उनका आपने लिख दिया, यहाँ बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि जना साहब ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन लियाकत अली ख़ान से तो बड़े जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीगी थे या मुसलमानों की जो तहरीक थी उसमें हिस्सा लेने वाले कई मुस्लिम लीगी हैं जिनके नाम गिनवाए जा सकते हैं। लियाकत ख़ान कोई इतने कैलिबर का बंदा ही नहीं था जिसको आप इस तरह पेश करें। वो बात फिर उस तरफ लेके जाते हैं कि आप झूठ मूठ के जो हीरोज़ पैदा करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वो लिखते हैं कि लियाकत अली ख़ान तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनके और बानी पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, क्योंकि अजीज साहब लिखते हैं कि लियाकत अली ख़ान ने जो BL देसाई था उस वक्त का कांग्रेस लीडर था, उससे खुफिया मुआहदा कर लिया था जना साहब को बताए बगैर। देसाई साहब को यह बताया गया कि जना साहब बीमार हैं और वो किसी भी वक्त वफात पा सकते हैं, इसलिए हमसे जो है ना मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से मुझसे, मेरी टीम से आप मुआहदा कर लें। और फिर उन्होंने मुआहदा किया। ये बात जब अखबार में आई तो जना साहब बहुत नाराज हुए लियाकत अली ख़ान पे और उन्होंने कहा कि ये किस तरह इन्होंने मुझसे छुपा के वो मुआहदा कर लिया है। तो जना साहब ने इस तरह कदर नाराज हुए, ये बुक में लिखी हुई बात है कि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि ये शख्स यानी लियाकत अली ख़ान अगर आए तो मुझसे इसको नहीं मिलाइएगा। फिर इस किताब में फातिमा जना के जो बुक है माय ब्रदर, उसके हवाले से भी कोट किया गया है। और ये क्योंकि अजीज साहब बात करते हैं कि वो शरीफुद्दीन पीरजादा ने उन्हें बताया कि वो लियाकत ख़ान ज़ियारत में गए उनको देखने, तो जना साहब ने अपनी बहन फातिमा साहिबा को कहा कि ये मुझसे मिलने नहीं आए लेकिन ये देखने आए कि मैं कब तक जीता हूँ। फिर आगे चल के इस किताब में लियाकत अली ख़ान को मज़ीद लियाकत अली ख़ान के वादे किया गया लियाकत ख़ान के हवाले से कि लियाकत अली ख़ान जो प्रायोरिटी थे प्राइम मिनिस्टर के, वो प्रायोरिटी नहीं थे। जना साहब ने नवाब ऑफ भोपाल और नवाब ऑफ बावलपुर को ये पैगाम दिया था कि आप वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन उन्होंने माजरत कर दी थी ये जिम्मेवारी कबूल करने से, इसलिए कोई कैंडिडेट ऐसा बचा ही नहीं था जिसको वज़ीर आज़म किया जाए। इसके बाद जो है वो इनका नाम निकला और लियाकत अली ख़ान
प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर आगे चल के वो किताब में लियाकत अली खान के हवाले से लिखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब, लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया, लेकिन तल्लुकात ऐसे थे कि लियाकत अली खान जो फाइल्स होती थी, जो अहम डिस्कशन होती थी, वो करने के लिए जिन्ना साहब के पास ऑफिस में नहीं जाते थे, वो अपने सेक्रेटरी को भेज देते थे फाइल के साथ, फिर वो जाके जिन्ना साहब को पेश करते थे। जिन्ना साहब के जो तल्लुकात थे उस पर भी तफसील है। फिर लियाकत अली खान ने जो उमूर ममलकत जिस तरह चलाए उसका भी जिक्र किया गया है कि लियाकत अली खान ने तो ऐसा जुल्म किया कि रशिया की दावत थी वो छोड़कर हमें अमेरिकी कैंप में जो है वो धकेल दिया। लियाकत अली खान जब तक जिंदा रहे आइन साजी की कोई कोशिश नहीं की। लियाकत अली खान ने ऐसे अफसरान जो है उनको सियासी ओहदे दिए जो उनके ही जो चाहने वाले थे। लियाकत अली खान ने बांग्लादेश में उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग ऐसे खुद सर अफसर लगाए जिन्होंने लसानियत के बीज वहाँ पे वो बोए, और हकीकी तौर पे यही कहा जा सकता है कि बांग्लादेश यानी मशरकी जो पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनाने की पहली ईंट जो है वो लियाकत खान ने रखी। ये पूरा हवाला लियाकत खान के हवाले से। फिर के अजीज लिखते हैं कि ये सब बातें बच्चों को बताई नहीं जा सकती, अभी नहीं बता सकते, लेकिन जो प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक कुछ थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो बच्चों को इल्म में तो होना चाहिए ना। निसाब में ऐसी कोई बात नहीं, और सब की बातें जो है वो सब इसी तरह लिखी गई हैं कि जैसे यही सच हो। आगे चल के अजीज साहब इस किताब में ये लिखते हैं कि इस किताब में ये लिखा गया है कि यानी निसाब में ये लिखा गया है कि मुसलमानों ने कभी भी अंग्रेज को कबूल नहीं किया। फिर वो शुरू करते हैं मुस्लिम लीग बनने से लेकर 1947 तक, यानी 1906 से लेकर 1947 तक। के अजीज साहब लिखते हैं कि उस दौरान अंग्रेज का राज था, और अंग्रेजों के साथ न फकत जमींदार, न फकत जो लंबरदार, जागीरदार, कारोबारी हजरात, उनके तल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अच्छे खासे जो लोग थे वो भी अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे। बिलफर्ज वो लिखते हैं कि आगा खान साहब जो थे उनके अंग्रेजों के साथ ऐसे तल्लुकात थे और उन्होंने वो तल्लुकात कभी नहीं छुपाए। इसी तरह अल्लामा इकबाल साहब ने जो मलका विक्टोरिया थी उनकी वफात पे एक बड़ा जो है वो कसीदा लिखा, मरसिया लिखा, और जो गवर्नर पंजाब थे ओ डायर, उसके हवाले से उसको भी उनके हवाले से तारीफ़ी कलमात कहे, और फिर सर का खिताब जो है वो लिया। फिर वो आगे लिखते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो भी अंग्रेज़ों से ताल्लुकात उनके थे, और उन्होंने तो जो उनके जो बागी थे उनकी कभी हिमायत नहीं की। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे। कई लोग थे, खुसूसी तौर पे जो ज़मींदार थे, खुसूसी तौर पे जो जागीरदार थे, और वो कई लोग, इसके अलावा बंगाल की जो यूनाइटेड पार्टी थी, पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, सिंध में जो एक दो जो तंजीमें थी, वो तमाम की तमाम वो अंग्रेज़ों के साथ होती थी, उनसे बातचीत ताल्लुकात उनके होते थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ को कभी पसंद नहीं किया। जो निसाब में 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से जो निसाब में लिखा गया है उसका तो ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक तरीके से के अजीज़ ने कहा है। वो कहते हैं कि इसको जंग आज़ादी कहा जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल इसकी शुरुआत थी वो एक बगावत जैसी थी, लेकिन इसका जो इसकी आखिर थी वो एक शोरिश या एक मज़ाहमत के नतीजे में निकली, क्योंकि 1857 में जो खुद मुग़ल बादशाह थे उनका भी ख्याल नहीं था कि वो बगावत करें या फसाद जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ वो फैलाए जाए। उसके बाद जो कई शहर थे वो पुरसुकून थे, कई जो हुकूमतें या रियासतों के नवाब थे वो अंग्रेज़ से ताल्लुक़दारी में थे और उनके यहाँ कुछ भी नहीं था। कई जो सिपह सालार थे उन्होंने भी कोई बगावत नहीं की, यानी अक्सरियत जो थी हिंदुस्तान की अक्सरियत, उन्होंने इस बगावत, जिसको बगावत कहा जाता है, उसका असर उन पर नहीं पड़ा। फिर वो कहते हैं कि उसी दौरान जिस अरसे को 1857 को जिस बगावत की बात की जा रही है, उसी दौरान कई लोग जो थे
اور کئی بڑے بڑے لوگ تھے وہ انگریز جو سرکار اس وقت کی سرکار تھی اس کے واسطے میں تھے. بالفرض وہ کہتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان ہے انہوں نے جو باغی تھے یا یہ جنہوں نے 1857 میں یہ جو شورش کی تھی تو ان کی حمایت سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس طرح مرزا غالب صاحب جو تھے انہوں نے تو پنجاب کی فتح پہ تب کے جو گورنر تھے ان کے ایک تعریف جو کلمات ہیں قصیدہ ہے ان کی شان میں وہ لکھ کر یہ لکھ دیا کہ میں وہ ضعیف تھا, ضعیفت کی وجہ سے میں نہیں آ نہیں سکا ورنہ اس جنگ میں میں حصہ لیتا. ملکہ وکٹوریہ کو مرزا غالب صاحب نے قصیدہ بھیجا اور ساتھ میں درخواست بھیجی کہ مجھے لندن میں درباری شاعر مقرر کریں. وہ درخواست ان کی رد ہو گئی. اور اس طرح کئی قصیدے جو ہے مرزا غالب انہوں نے لکھے. یہاں تک مرزا غالب نے کیا کہ جو مغل امپائر جو تھی بادشاہ تھی انہوں نے جو ان کو القابات دیے تھے وہ بھی انگریز سرکار کی وفاداری میں غالب صاحب نے مغل سرکار سے وہ ان سے دستبردار ہوئے یا ان کو ماننے سے انکار کیا. پھر غالب صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو انگریز بہادر ہے یہ اگر باغیوں کے یا جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں ان کے کتے بلیوں کو ماریں وہ بھی جائز ہے. یہ صورتحال تھی جس پہ روشنی ڈالی ہے کہ عزیز صاحب نے. میر تقی میر صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تو وہاں جا کے کالج میں ایک درخواست دی کہ مجھے کوئی ملازمت چاہیے, پھر ان کی درخواست وہ رد ہو گئی. مومن خان مومن جو تھے یہ سب اس وقت پائے کے شاعر تھے, ہم اثر تھے غالب کے. کہ عزیز صاحب کا مقصد یہ کہ یہ کوئی بغاوت یا کوئی جنگ نہیں تھی انگریز کے خلاف, یہ اکا دکا واقعات ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مومن خان مومن تو جو 2500 وظیفہ لیتا تھا انگریز سرکار سے ان دنوں میں. اس طرح کی کئی مثالیں جو ہیں وہ انہوں نے اس میں کوٹ کی ہیں اپنے کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ نصاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس میں کوئی مسلمان نہیں شامل تھا. وہ نام گنواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب کون تھے, رحمت اللہ سیانی کون تھے, فضل حق صاحب کون تھے, ابوالکلام آزاد کون تھے, اور اس طرح سیف الدین کچلو وہ کون تھے. یہ سب وہ مسلمان تھے جو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل تھے. یہ نصاب میں بالکل غلط بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ فقط ہندو کی جماعت تھی. ہندو کی بالکل ہوگی, ہندو کی اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو اکثریت میں تھے بھارت میں, لیکن جو مسلمان لیڈر تھے اس وقت کے اور انہوں نے نام گنائے کہ وہ اس میں شامل تھے. تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈین نیشنل کانگریس فقط ہندو کی جماعت تھی, مسلمان بھی اس میں شامل تھے. علامہ اقبال کے حوالے سے وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نصاب میں یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے جو وہ بنائی تھی سید امیر علی کے ساتھ 1908 میں لنڈن مسلم لیگ. وہ کہتے ہیں کہ اقبال تب گریجویشن کر رہے تھے, نوجوان تھے بالکل, اور وہ فقط لنڈن مسلم لیگ جو تھی ان کے رکن تھے. اصل میں سید امیر علی نے یہ بنائی تھی اور یہ فقط ان کے رکن ہیں. تو سید امیر علی کو کریڈٹ نہ دینا, اقبال کو کریڈٹ دینا, اس میں مطلب ایسی کوئی بات نہیں. آپ ان واقعات کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کو آپ توڑ مروڑ کے پیش نہیں کر سکتے. اقبال کا مسلم لیگ لنڈن بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا, وہ امیر علی نے بنائی تھی. سید امیر علی نے پھر اس کے جو ممبران تھے, سیکریٹری تھا, فنانس سیکریٹری تھا, نائب صدور تھے, ان کے سارے نام بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نصاب میں یہ اس طرح کی جو بات ہے وہ اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے اور یہ بھی بات بالکل غلط بیانی سے وہ کوٹ کی گئی ہے. جب بات علامہ اقبال صاحب کو ہو رہی ہے تو اس کتاب میں قرارداد لاہور کے جو حقائق ہیں جو نصاب میں جس پہ پردہ پوشی کی گئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پیش ہوئی. یہ سب نے نصاب میں پڑھا ہے, پرائمری سے لے کر گریجویشن تک. جس نے بھی معاشرتی علوم پاکستان اسٹڈی جس نے بھی پڑھا ہے اس کو یہی تاریخ یاد ہے. یہ کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ بالکل 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پیش نہیں ہوئی تھی. پہلی بات یہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرارداد پاکستان تھی نہیں, 1940 میں کہاں پاکستان تھا. یہ تھی قرارداد لاہور. 22 کو اجلاس ہوا تھا, 23 کو اجلاس چلا تھا, 24 تک چلا تھا, اور اجلاس کے آخری دن جو ہے یہ قرارداد پاس تھی. وہ بالکل لکھتے ہیں کہ 22 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں
ये इजलास शुरू हुआ था और ये सालाना जो मुस्लिम लीग का इजलास था उसमें मोहम्मद अली जना साहब भी शरीक हुए और इस्तकबालिया जो खुतबा था वो फजल हक साहब ने दिया और उसके बाद एक दो तकारीर हुई, यानी इस्तकबालिया जो खुतबा था उसके बाद मोहम्मद अली जना ने एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और ये इजलास है वो 23 तक मुलतवी हो गया। 23 को ये जब इजलास हुआ तो इस इजलास में बाकी जो तकारीर थी वो हुई और 23 तारीख को मोहम्मद अली जना साहब ने फ़लस्तीन की करारदाद जो है वो मंजूर करवाई और फिर ये इजलास 24 तक मुलतवी हुआ। 24 को ये 3 बजे इजलास हुआ, पहले वक्फे में तकारीर हुई, फिर 9 बजे तक इजलास मुलतवी हुआ। 9 बजे के बाद जो सेशन हुआ 24 मार्च 1940 उसमें ये करारदाद मंजूर हुई जिसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है और के अजीज साहब ये क्लियर करते हैं कि करारदाद में कोई आज़ाद रियासत का मुतालबा नहीं था, उसकी वर्डिंग ये है कि आज़ाद रियासतें होनी चाहिए। ये इन्होंने निसाब में जो अजीब चीज़ें बयान की हैं कि आज़ाद रियासत, आज़ाद मुल्क, आज़ाद वतन पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। पुराने सरहद सूबे में जो रेफरेंडम हुआ था 1946 में पाकिस्तान की हिमायत में, उस हवाले से जो निसाब में बयान किया गया है कि पूरे सूबे ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। के अजीज कहता है कि ये गलत बात है, पूरे सूबे ने वोट जो रेफरेंडम में हिस्सा ही नहीं लिया था। उस रेफरेंडम में नेशनल कांग्रेस जो थी कांग्रेस थी उन्होंने बाइकाट किया था। सुर्ख कमीज वाले खान गफ्फार खान साहब वाले जो पार्टी थी उन्होंने बाइकाट किया था और ये रेफरेंडम हुआ। 5,72,000 वोट रजिस्टर थे, 2,92,000 वोट कास्ट हुए, उनमें से 2,99,000 वोट वो पाकिस्तान के हक में पड़े। तो इस तरह ये 51% जो है 51% जो है वो पाकिस्तान के हक में वोट पड़े। अगर आप इसको 58% भी कहें फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों को सच करके बयान करने में क्या कबाहत है। इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जिनको पढ़ के हैरानगी होती है कि हम जो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन के जो तलबा हैं उनको क्या पढ़ा रहे हैं या हमने खुद क्या पढ़ा। मिसाल के तौर पे ये हम मशहूर है कि कायदे आज़म साहब जो है वो उन्होंने कानून की डिग्री इंग्लैंड से हासिल की, अल्लामा इकबाल ने कानून की डिग्री इंग्लैंड से हासिल की, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में बना। ये किताब में इन तमाम दावों को मुस्तरद किया गया है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नहीं बना था। ये किताब में लिखा हुआ कि अजीज साहब ने साबित किया कि कायदे आज़म जो पाकिस्तान था वो 14 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त और 15 अगस्त हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया क्योंकि ये जो कानूनी जो आइनी बिल था जो अंग्रेज़ सरकार लाई थी पार्लियामेंट में, वो 27 जून 1947 को जो पेश हुआ था उसमें यही कहा गया था कि 14 और 15 की शब दोनों मुल्कों को आज़ादी मिलेगी। इस तरह जो 14 और 15 की शब रात को 12 बजे, यानी तारीख तो तब्दील हो गई थी, 15 अगस्त को पाकिस्तान बने। फिर ये किताब में जो कायदे आज़म साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो आला तालीम के लिए आला तालीम के लिए इंग्लैंड के गए थे। के अजीज साहब लिखते हैं कि मोहम्मद अली जना साहब के पास कोई कहीं से भी, इंग्लैंड तो क्या लेकिन कहीं से भी उन्होंने कोई तालीम की बड़ी डिग्री नहीं ली। उन्होंने LLB भी नहीं किया, यानी कानून की डिग्री नहीं की। उन्होंने लिंक्स इन बार से बैरिस्टर लॉ किया और वो डिग्री नहीं होती। तो इसी तरह अल्लामा इकबाल के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि उनके पास भी कानून की डिग्री नहीं थी, उन्होंने भी बैरिस्ट्री की और वही कोई डिग्री नहीं होती। वो कहते हैं कि PhD उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से की, यानी जर्मनी से की फ़लसफ़े में, और ये गलत लिखा हुआ है कि उन्होंने कैम्ब्रिज से PhD की। उन्होंने कैम्ब्रिज से कोई PhD नहीं की थी, उन्होंने तो जर्मनी से फ़लसफ़े में PhD की थी। इस तरह कई जो छोटे छोटे नकात हैं उनकी जो उन्होंने तशरीह की है या उनकी जो तस्हीह की है या जो तारीख़ का सच है वो इस किताब में बयान किया गया है। मिसाल तो जमालुद्दीन अफ़गानी थे, निसाब में ये लिखा हुआ कि वो अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे, वहीं वो कहते हैं कि नहीं, वो तो ईरान में पैदा हुए थे। दूसरी बात, इन जो निसाब में अब तक हो सकता है कि अब तक भी पढ़ाया जाता हो और पढ़ाया जाता होगा, क्योंकि ये तो 1993 में अजीज़ साहब ने बुक लिखी थी। उसके बाद सूरत हाल
कितनी भी चेंज हुई हो, लेकिन जो लिखने वाले हैं या लिखाने वाले हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि वो निसाब चेंज हो, क्योंकि एक मेंटलिटी बनवानी है ना लड़कों की या लोगों की या तो तुलबा की, तो वो मेंटलिटी बन रही है और फिर उनके नताइज भी मिल रहे हैं। इस तरह फिर हम आते हैं कि आमरों की जो निसाब में तारीफ़ें की गई हैं और कई किताबों में, यानी पूरे ग्रेजुएशन तक जो आमरों के शान में कसीदे गाए इन लिखारियों ने, जो पैसे लेकर और सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन आमरों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे, उनका भी ठीक ठाक ऑपरेशन इस किताब में किया गया है। लिखते हैं कि अयूब ख़ान के हवाले से ये निसाब में लिखा हुआ है और ऐसा तासुर दिया गया, बल्कि लिखा हुआ है कि वो बदनज़मी पे कंट्रोल करने के लिए अयूब साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अयूब साहब का दौर था वो सुनहरी दौर था। अयूब ख़ान ने फिर बुनियादी जमहूरियतें जो हैं वो तश्कील दी, फिर इसी तरह उन्होंने अपना आइन दिया। इस पे अजीज़ साहब ये लिखते हैं, अयूब साहब को अवाम से इतनी मोहब्बत थी कि अयूब ख़ान को वो अवाम ने फील्ड मार्शल का जो वो ओहदा दे दिया। इस पे अजीज़ साहब लिखते हैं कि पहली बात यह कि फील्ड मार्शल का ओहदा है वो काबीना दे सकती है या जो वो फ़ौज दे सकती है। उसके बाद अयूब ख़ान इतने जमहूरियत पसंद थे कि वो इलेक्टेबल या एक मुंतखब असम्बली उसको तोड़ दिया और अपने लोग जो है वो भर्ती किए। अयूब ख़ान उन्होंने कोई ऐसी उनके दौर में बदनज़मी क्या, ये सियासी होती रहती हैं चपकलिशें और सियासी हंगामा आराई भी होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा था, बदनज़मी इतनी बढ़ गई। और वो कहते हैं कि ये निसाब में इनको ख़ास तौर पे आमरों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। इसी तरह जनरल यहिया के हवाले से भी वो कहता है कि निसाब में जो बातें लिखनी चाहिए वो नहीं लिखा, बस यही लिखी है कि जनरल यहिया ने सूरत-हाल को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत की, लेकिन हिंदुस्तान की ज़िद की वजह से उन्होंने हमला कर दिया और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। वो कहते हैं कि जो हक़ाइक़ थे वो हक़ाइक़ नहीं बयान किए गए। और निसाब में जिस तरह का तासुर दिया गया कि बांग्लादेश में रहने वाले उर्दू से नफ़रत करते थे, जिसका मकसद शरपसंदी था, बांग्लादेश के जो हिंदू थे वो गद्दार थे, बांग्लादेश में जो इंग्लिश जो इंडिया थी उसकी ने साजिश की और मुल्क तोड़ दिया। वो कहते हैं कि कई असबाब थे और उन असबाब को निसाब में जगह ही नहीं मिली। जो सियासी जो महरूमी थी उसका जिक्र नहीं है कि बंगालियों को किस तरह सियासी तौर पे महरूम रखा गया। आइनी ओहदों में उनको कोई हैसियत नहीं मिली, मरकज़ी हैसियत कोई नहीं मिली। उसके बाद जो फ़ौजी बड़ी फ़ौज है उनमें उनका हिस्सा नहीं था, जो अफसरशाही थी उनमें हिस्सा नहीं था। कल्चरल जो इतना फ़र्क था, सकाफ़ती जो हमआहंगी नहीं थी, इस वजह से कई बुनियादें थी कि उनको अगर हुकूक नहीं मिले तो ये बात कभी भी नहीं लिखी गई। जनरल ज़िया-उल हक़ के हवाले से वो कहते हैं कि निसाब में कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल गलत हैं। बिलफर्ज वो ये लिखा हुआ है कि सियासी जो तंजीमें थी जो तहरीक चला रही थी उनमें और हुकूमत में मुआहदा नहीं हो सका, तो मजबूरी के तहत जनरल ज़िया-उल हक़ को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और फिर ये भी लिखा गया कि जनरल ज़िया-उल हक़ मुल्क में इस्लामी इनकलाब लाए, जनरल ज़िया-उल हक़ ने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी कई बातें इस निसाब में लिखी हुई हैं। तो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत वाक़यात हैं। मुआहदा हो गया था हुकूमत और उस वक्त जो PNA की जो तहरीक चल रही थी उनके तमाम लीडरान में फिर फ़कत असगर खान थे, उन्होंने इनकार किया, लेकिन ये मुज़ाकरात होने थे, मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और कोई इस्लामी इनकलाब नहीं आया था। अवाम जो है वो इलेक्शन के झूठे वादे करने वाले लोगों को या जो हाकिम होते हैं उनको हटा देती है, लेकिन जनरल ज़िया-उल हक़ ने इलेक्शन करवाने के कई वादे किए और वादे तोड़े, और इसलिए तोड़े कि उनको पता था कि उनको आवाम नहीं हटा सकता, क्योंकि बंदूक के ज़ोर पे उन्होंने हुक्मरानी की थी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आमरों के हक़ में बयान की गई हैं और सियासी लीडरों के, सियासी हुकूमतों के हवाले से उनको लिखा गया कि जमहूरियत कमज़ोर थी और सियासतदान जो थे वो मुल्क को संभाल नहीं सके, सियासतदान जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो सियासतदानों को ख्वार ख़राब करने के लिए निसाब में जगह दे दी गई है, जबकि आमरों को बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है। इसी तरह
جو مذہبی دینی جماعتیں تھیں جس میں مولانا محمود الحسن یا مولانا ابو المودودی جو تھے، ان کے حوالے سے بھی نصاب میں یہ لکھا گیا کہ وہ بانیان پاکستان میں تھے، حالانکہ حقیقی طور پہ سچ تو یہ ہے کہ وہ دونوں پاکستان کے قیام کے مخالف تھے، وہ مسلم لیگ کی مخالفت کرتے تھے، وہ بالکل ایک پیور مذہبی جو قسم کے لوگ تھے، اور ان کا تحریک پاکستان میں کوئی بھی ان کا کردار بھی نہیں تھا، لیکن فقط اسلامی رنگ چڑھانے کے لیے، مذہبی رنگ چڑھانے کے لیے کہ ان کو آگے لایا گیا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کی بھی بات کی گئی ہے، اور یہ لکھا گیا کہ اردو زبان میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ تمام جو زبانیں ہیں ان کے الفاظ کو ہضم کر لیتی ہے۔ اردو اس وقت جو ہے یعنی جو خطے کی سب سے بڑی زبان تھی، پھر پاکستان کی سب سے بڑی زبان تھی۔ اس طرح کی غلط بیانیاں یہ کہ عزیز صاحب کہتے ہیں کہ وہ لکھی گئی۔ اردو یہ پنجاب تھی یا پشتون تھے یا سندھ تھی، ان میں کوئی اکثریت نہیں تھی اردو، اور یہ تمام زبانوں میں ایسی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ باقی زبانوں کے الفاظ ہیں وہ ہضم کر لیتی ہیں، لیکن خام خواہ ایک ماحول بنانے کے لیے، یا خود یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو اقلیتی مسلمان جو صوبے تھے ان کے لوگوں کو آ کے بہت جگہ دی تھی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا یہ پاکستان تحریک کے حوالے سے۔ تو یہ کتاب باقی بھی کئی چیزیں جو ہے، الہ آباد خطبہ ہے، نہرو رپورٹ ہے، سائمن کمیشن ہے، کیبنٹ کمیشن ہے، تو اس طرح کی کئی جو باتیں جن میں غلط ڈیٹا، غلط فہمی کے بنیاد پہ کئی چیزیں پیدا کرنا یا مغالطے کے بنیاد پہ کئی چیزیں لکھ دینا، تو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں دے دی گئی ہیں، جن کو کہ عزیز صاحب رد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کتاب پڑھنی چاہیے، سافٹ کاپی میں بھی موجود ہے، اور مزے کی بات اس کتاب پہ تو پابندی نہیں لگی، لیکن اس کتاب کے لکھاری کیا کہ عزیز صاحب نے جب یہ کتاب لکھی تو اس پہ بڑا مشکل وقت آیا، حالانکہ ان کو کوئی گرفتاریاں، قانونی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن ان کو محدود کر دیا گیا، ان کی کتاب لائبریریوں سے اٹھائی گئی۔ وہ تاریخ کے پروفیسر تھے اور بورڈز وغیرہ جو تھے، تعلیمی بورڈز ان سے وابستہ ہوتے تھے، ان کی جو وہ وابستگی تھی وہ بھی محدود کر دی گئی، اور پھر ایک دن کہ عزیز صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے تاریخ لکھی، لیکن تاریخ جو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں بالکل اکیلا ہو کے رہ گیا ہوں۔ اسی طرح وہ اکیلا ہی میں پھر لاہور میں ایک دن وفات پا گئے۔ یہ تھا مرڈر ہسٹری پہ کہ عزیز صاحب کا جائزہ، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو نصاب میں جو بلنڈر کیے گئے ہیں اور ابھی تک جاری ہیں، آئین پاکستان سے جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کا نام تو 18ویں ترمیم کے ذریعے نکال دیا گیا، لیکن اس نصاب میں جو تعریفیں ہیں آمروں کی، جو جھوٹے ہیروں کی، ان کو کب نکالا جائے گا، یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ شکریہ۔